एक तो ये है कि ये पूरा फिल्म मेकिंग जो है ना वो बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। पर ज़रूरी नहीं है कि पूरी टीम ऐसा माने, हम्म। सबके अपने अलग तरीके होते हैं। अब स्क्रिप्ट बनने के बाद हमारे पास आती है, ऐसा तो जी। है नहीं कि जी किसी ने जाम सोचा और तब से मुझे ऑन बोर्ड हाँ। लिया है कि चलो साथ में लिखते हैं। हाँ। मुझे किसी को दिखाने के लिए देशभक्ति नहीं करनी। ये बहुत अंदरूनी मामला है। हाँ। बिल्कुल, ये बहुत पर्सनल है। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में हम्म। अपने धर्म को और अपने पेट्रियाटिज्म को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि मैं हर 2 घंटे में आपको जय हिंद करता रहूँ। इनका काम तो मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पे चल रहा है। मतलब इनके स्टेक्स इतने हाई हैं, ये शायद अपना खुद का इमोशन भी नहीं जी पाते हैं। हाँ। कि वो एक्चुअली अरे मैं फील क्या कर रहा हूँ यार। हेलो टीम, सारे जहाँ से अच्छा, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्रेस। आई एम कार्तिक। यूजुअली जब स्पाई फिल्म्स के बारे में बात होती है या स्पाई फिल्म मैं देखता हूँ या फिर बहुत सीरीज देखी जाती है, तो हमेशा से मुझे एक चीज़ याद आती है कि बचपन में जब फर्स्ट टाइम कोई स्पाई फिल्म देखी थी तो बड़ा लाउड फिल्म हुआ करता था, लार्जर देन लाइफ, और गाड़ी की चेजेस हो रही हैं, स्पाई को पढ़ा जा रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। बाद में मैंने पढ़ना शुरू करा स्पाइस के बारे में, मुझे लगा यार ये लोग इतना ओपनली कैसे कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जेम्स बॉन्ड ट्रेन के ऊपर है, इसको सब जानते हैं, मतलब कोई कहीं अगले दिन तो आ जाएगा ना न्यूज़पेपर में। बट धीरे धीरे उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू करा और ऐसी सी फिल्में देखी, टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, समझ में आता है स्पाई का काम कितना ज्यादा पेचीदा होता है। और आई थिंक शो में एक सीन भी है जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे नहीं है, या फिर प्रतीक का कैरेक्टर बोलते हैं कि हम जेम्स बॉन्ड जैसे नहीं हैं, हम महंगी में गाड़ी नहीं चलाते। मुझे आप लोगों से जानना है कि व्हाट वाज द मे बी द फर्स्ट स्पाई फिल्म जो आपने बचपन में देखी हो, या फिर वो किताब, अगर कोई भी किताब ऐसी जो आपने पढ़ी हो, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा था। लाइक आपका पहला जो राब्ता हुआ एक स्पाई यूनिवर्स से, मतलब एक स्पाई से, किस टाइप का था वो? प्रतीक, आपसे शुरू करते हैं। बचपन की मुझे जो एकदम याद है वो जेम्स बॉन्ड की ही है। अच्छा। मतलब वो मेरे हिसाब से वो मैंने पहला ऐसा स्पाई कैरेक्टर जो मुझे याद रह गया है लंबे अरसे तक, वो वही था। तो वो आपकी बात बहुत सही है, मेरे जहन में तो वही था स्पाई, मतलब बहुत स्वैग वाला आदमी होगा। हाँ। वो कहीं पर भी चढ़ सकता है, 20 माले की मंजिल में कहीं पर भी, कहीं से भी, किसी भी की खिड़की तोड़ के घर में जाके कुछ भी लेके चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ। जरूरत पड़ने पर और चौराहे पर लड़ भी सकता है और फिर चला जाएगा। हाँ। और मैं भी ये सोचता था कि यार कमाल है ना, किसी को पता नहीं चला। अनूप, आपके लिए? या पहली मेमोरी मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिल्म का नाम था शायद चरस। अच्छा। धर्म जी हीरो थे उसमें। हाँ। तो कुछ फॉरेन लोकेशन में शूटिंग थी, और सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो मुझे बचपन का याद है उस फिल्म का, कि वो धर्म जी के जूतों में जो हील होती है ना, वो हील को ट्विस्ट करते थे। I know, I remember this. और उसमें से निकल ट्रांसमीटर होता था भाई, उसमें उसका एंटीना भी निकल जाता था। बट वी मस्ट अप्रिशिएट, जो हमारे शो में भी अगर हम देखें कहाँ सेब में से कोई इन्फॉर्मेशन निकल रही है, भाई साबुन में से कुछ निकल रहा है, ज्यादा बातें नहीं बताते, लेकिन मतलब सी वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली 70s। यस। तब तो गैजेट्स भी नहीं थे, आज तो हर चीज के लिए मतलब गैजेट बना हुआ है। सो दिस वाज माय फर्स्ट मेमोरी। अब तो मुझे लगता है स्पाइंग थोड़ा आसान भी हो गया है पहले से। तो 70s के टाइम पे आप देखिए क्या क्या करना पड़ता और है। दिक्कत है। अब देखो, आसान भी हुआ है और दिक्कत भी हुई है, क्योंकि अब उसको पकड़े जाने के भी साधन आ गए। अगर टेक्नोलॉजी आई है तो दोनों सिरे की आएगी ना। तो आसान भी हुआ है तो दिक्कत और ज़्यादा हो गई है। इनफैक्ट जीवन के जो पचेड़े थे वो और बढ़ गए। तो आपको स्पाइंग पे कम ध्यान देने का मौका मिलेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। आपके लिए क्या था सनी? मेरे लिए भी यही था, फ्रैंकली स्पीकिंग, जेम्स बॉन्ड। और शक्तिमान को तो नहीं कहेंगे ना, पर शक्तिमान मतलब अपना भेष तो बदल हीरो रहा है। टाइप, वो तो सुपर हीरो, भेष तो बदल अलग के। वर्ल्ड है। हाँ। मतलब स्पाइंग का मतलब यही था कि भेष बदल लिया। हाँ। समझ लो एक तरीके से कि यहाँ भेष बदल के कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ वो लगा लिया, कुछ लगा लिया और पहचान नहीं रहे। बस मांग इधर से इधर कर दी तो भाई दुनिया नहीं पहचान रही। चश्मा लगा लिया तो नहीं पहचान पा रहा वही है। है। तो तब तक यही था कि भाई स्पाइंग मतलब आपको बस थोड़ा सा कैमोफ्लेज करके जाना है, जो कि होते भी नहीं थे। लेकिन मेरा राब्ता हुआ था रविंद्र कौशिक साहब की, मैंने एक डॉक्यू ड्रामा की थी। तब मुझे एक्चुअली समझ में आया था कि क्या है स्पाई का काम, जो इंडिया से रॉ ने उन्हें सिलेक्ट किया था और वो पाकिस्तान गए थे, वहाँ रहे, वहाँ शादी की, वहाँ एक अच्छे ब्रिगेडियर के लेवल पे आए। एंड देन we don't know him because he was मतलब गलती की थी उन्होंने, but it's just that he was caught। तो वो पकड़े गए, इसीलिए हमें उनके बारे में इल्म है, वरना तो शायद नहीं पता चलता था। he has done a lot for the country and the sad part is then you are
मतलब disowned. But that's That is the a part actual. and parcel of the job. But actually that's a good thing about a spy. जिस spy का नाम न्यूज़पेपर में नहीं आया वो spy है, हाँ। spy है, वरना तो Absolutely. Yeah. I want to ask you guys about this. सारे जहाँ से अच्छा जैसे ही आपके पास like somebody might have called you or asked you, what was the first thing that interested you? Because अलग-अलग type like I really want to understand कि क्या चीज़ थी, क्या कोई एक चीज़ थी या multiple चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको लगा कि I should be part of this show. सबसे पहली बात मेरे लिए तो ये थी कि जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई ना, उससे पहले हमने काफ़ी रिसेंट फिल्म्स देखी थी जिसमें हमने स्पाई का अलग पोर्ट्रेल देखा है, जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही पोर्ट्रेल देखा है। इसमें सबसे बड़ी बात जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया वो ये था कि बहुत ही रियल वर्ल्ड, रियल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, हु हैपन टू बी अ स्पाई। Yes. सो सारा जो स्पाइसेस था वो नहीं निकाल दिया था हमने रियल स्पाई की बात कर रहे थे। सो दैट गॉट मी इंटरेस्टेड फर्स्ट, एंड सेकंड द लेयरिंग ऑफ द स्टोरीज एंड कैरेक्टर्स, क्योंकि ये इतने ह्यूमन लेवल पे इतनी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं और इतना कुछ हो रहा है। उनकी एक गलती से पूरा देश बर्बाद हो सकता है। उनकी सक्सेस को कोई सेलिब्रेट नहीं करने वाला, ना वो घर पे किसी से बात कर सकते हैं, ना बाहर किसी से बात कर सकते हैं, और अपने आप में इतनी सारी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। तो मुझे वो लेयरिंग बहुत कमाल लगी। आई गेस दैट एक्चुअली। और वो डुअल लाइफ जीना, लाइक एक जगह रहना और आप मतलब वो हो नहीं आप वो ठीक है, आपको कई साल आपको वहाँ पे रहना है। कई बार तो आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हो कि मैं जो हूँ जो मैं सच act में कर रहा हूँ, हूँ कि हाँ। नहीं हूँ। और वो मॉरल डायलेमा से जीना मतलब बहुत लेयर्ड होता है ये Yeah. ऐसे कैरेक्टर्स परफॉर्म करने में मजा आता है। अनूप for you? एग्जैक्टली इसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट है वो है ह्यूमन इमोशंस का, क्योंकि हम स्पाई को जिस तरीके से देखते हैं एक लार्जर देन लाइफ फिगर के रूप में देखा है हमने हमेशा, ये कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जो स्पाई है वो सारी चीज़ों से जूझ रहा है, वो अपने पर्सनल इमोशन से भी जूझ रहा है, पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है उससे जूझ रहा है, प्लस जहाँ वो ऑफिस में है उसका ऑफिस जो है वही दुनिया है ना उसकी। हाँ। उस दुनिया में भी 50 चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ उसे ये नहीं करना है कि मुझे हीरो बन के सामने जाना है, उसे हीरो नहीं बनना है। इट इज़ द रिवर्स बेसिकली। आई थिंक वो सारे जहाँ के अच्छा का सबसे बड़ा यूएसपी है कि किरदार जो हैं वो आपको बहुत रियल लगेंगे, ये नहीं लगेगा कि ये अरे यार ये तो लार्जर देन लाइफ वाली कहानी है। For you, Sunny? मुझे तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे लगा कि इससे अच्छी स्क्रिप्ट मैंने इतने टाइम में नहीं पढ़ी है। तो वो स्क्रिप्ट अपने आप में इतनी ज़्यादा एंगेजिंग थी, मतलब ऐसा था कि उस स्क्रिप्ट में कोई भी किरदार दे दो आई एम ओके टू डू। तो खास बात ये थी उस स्क्रिप्ट की। और दूसरी बात, जैसे कि इन सब ने कहा कि मेंटल डिलेमा जो है, और मुझे पसंद है अगर कॉम्प्लेक्सिटीज़, नॉर्मल आदमी में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। आप नॉर्मल इंसान आम जीवन में भी वो क्या एक्चुअली सोच रहा है हमें नहीं पता। इनका काम तो मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पे चल रहा है, मतलब इनके स्टेक्स इतने हाई हैं, ये शायद अपना खुद का इमोशन भी नहीं जी पाते हैं। हाँ। कि वो एक्चुअली अरे मैं फील क्या कर रहा हूँ यार, हाँ, वो भी उसमें नहीं जी confusion, पाते। हाँ। एंड दैट एग्जैक्टली एज दे बोथ सेड एट अ वेरी रॉ लेवल, हम रॉ की फंक्शनिंग दिखाते हैं। तो वो मेरे को बहुत भा गया, क्योंकि एक्चुअली स्पाई क्या करता है, हमने जो भी देखा है, गोलीबारी कर रहा है, हीरो की तरह आ जा रहा है, अरे वो क्या है, उसका क्या अस्तित्व है, वो क्या फील करता है, उसके अंदर क्या स्टेक्स है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है। एंड देन अ पर्टिकुलर ईरा, वी आर टॉकिंग अबाउट 1970s, किस उस ईरा में किस तरीके से बातचीत होती है। एंड इनफैक्ट जिस तरीके से शूट किया गया है, कारें हो गई, कॉस्ट्यूम्स हो गया, डिवाइसेस हो गए छोटे छोटे, इन चीज़ों ने भी कितना हेल्प किया। और पता चलता था कि उस टाइम की बात ही कुछ अलग थी, जब आप व्हाट्सएप नहीं करते थे, आप जाके इनविटेशन देते थे लोगों को, यू नो, और वो कितना खूबसूरत था। सो ऑल दीज डिलेमास, कॉम्प्लेक्सिटीज, लेयरिंग एज ही सेड, so it was a beautiful amalgamation of all these things, and not just raw, ISI, CIA, Mossad, you know, the dynamics at a world level, उसको थोड़ा सा आप अंदर से जान पाओगे, ये इसकी खूबसूरती है। सनी, एक चीज बताइए मुझे, यू हैव प्लेड 2 times विलन बिफोर, आई थिंक योद्धा में एंड शहजादा में, which you know I have done more. But like I want to understand this, like अगर आपको, if you have to tell a young actor who is becoming a villain for the first time, what will your tip be? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसको विलन की तरह मैं नहीं देखता, ठीक है। वो
अगर विलन है वो अपनी आंख में वो हीरो ही है, वो अपना काम, अगर मुर्तज़ा अपना काम कर रहा है वो अपने देश का हीरो है और उसको अपने देश के लिए जो करना है वो सही है। सो सबसे पहले तो ये पैरामीटर्स हमें सेट करने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप इसलिए ही कोई चीज़ करते हो क्योंकि आपका फेथ और बिलीफ है उसमें। वो अलग बात है आप शायद सटक गए हो, उसकी वजह से कर रहे हो, या कुछ और इश्यूज हैं। कई बार आदमी देखो ब्लैक एंड वाइट बहुत रेयर होता है, हाँ, ग्रे के शेड्स, ग्रे होता है। यू हैव टू फाइंड दो शेड्स ऑफ ग्रे टू प्ले दैट कैरेक्टर एंड यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि ये करना है। या तो पहले ही सोच लो नहीं करना है, या तो फिर करना है तो बखूबी करना है। और मेरा ये मानना है कि हर किरदार के अपने अपने शेड्स होते हैं, तो उसको उसका सच क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उस सच पे आप टिके रहोगे तो इट विल बी कन्विंसिंग। फिर वो सामने वाले की नज़र में आप विलन हो हीरो हो, इट डज नॉट मैटर। यू डू इट ट्रूली, इट विल बेनिफिट द एंटायर फिल्म एंड द कैरेक्टर विल कम आउट। मुझे आप सबसे पूछना है, जब आप लोग कोई भी स्क्रिप्ट चूज करते हैं, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं किसी भी चूज करने के लिए स्क्रिप्ट को। हो सकता है आपको अपना किरदार अच्छा लग रहा हो सकता है आपको कहानी अच्छी लग रही हो सकता है आपको लग रहा हो कि को स्टार्स हैं तो इनके साथ काम करने में अच्छा लगेगा। ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा मुझे डायरेक्टर पसंद है, टीम बहुत अच्छी है। विच आर द फैक्टर्स जो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं? क्या आप अपना सबसे पहली चीज़ आप अपना किरदार देखते हैं कि यार ये रोल मुझे मिला है, ये कैरेक्टर मुझे मिला है तो ये प्ले करने में अच्छा होगा, पहले क्या देखते हैं? यार सबसे पहले तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ज़्यादातर एक्टर पहले अपना रोल देखेंगे, रोल सिर्फ इसलिए कि डायरेक्टर है बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यार इस डायरेक्टर के साथ मैं काम करना चाहता हूँ और ये वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स है, तो मैं उसके साथ कोई ख़राब काम तो नहीं करना चाहूँगा। तो आई वुड प्रेफर कि मैं थोड़ा इंतज़ार और कर लेता हूँ। तो पहला क्राइटेरिया तो यही होता है कि रोल क्या है, और उस रोल में इट्स नॉट द लेंथ कि भाई मैं हर समय स्क्रीन पे हूँ या नहीं हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी। जैसे मैं हमेशा से एक बात का ध्यान रखता हूँ कि यार मेरा किरदार कहानी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसी किरदार को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नहीं। लाइक इफ माय कैरेक्टर इन द होल स्टोरी, इफ माय कैरेक्टर इज, से फॉर एग्जांपल प्रतीक जो है बहुत गुस्से वाला कैरेक्टर है और मैं इसके साथ एक किरदार प्ले कर रहा हूँ जिसमें ये मुझे बहुत बदतमीजी से ट्रीट करता है, डांटता है मुझे, तो और कुछ हो नहीं रहा, बस ये है, तो माय कैरेक्टर इज हेल्पिंग टू बिल्ड दिस कैरेक्टर कि भाई चूंकि ये बदतमीज इंसान है, चूंकि ये रूड इंसान है, इसकी रूडनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। अनलेस मेरे कैरेक्टर का कोई क्लोजर नहीं है दैट व्हाई आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड बाय दिस गाय अगेन एंड अगेन, एंड देन वन डे देयर इज अ पॉइंट where we realize that यार why is this guy getting this, and then you realize कि नहीं यार otherwise he's a nice guy, and this guy also realized that यार boss you did so much for me, and today I realized that I didn't know I was being so rude to you, and today I came to know that you were behind my back, you were doing so good to me. At least there is a closure. So what I'm trying to say is कि as an actor कहानी में मेरा क्या contribution है as a किरदार, ना कि किसी किरदार को uplift या low करने के लिए। प्रतीक आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये पहली चीज़ है जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो एक तो पहले मैं पूरी स्क्रिप्ट को कहानी की तरह पढ़ता हूँ। सबसे पहला ये होता है कि कहानी में मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं। आप पढ़ना पसंद करते हैं या नरेट करवाना पसंद? दोनों चीज़ मैं पढ़ता हूँ, और फिर नरेशन इसलिए लेना चाहता हूँ डायरेक्टर से खास करके कि वो जिस नरेशन के टाइम पे वो जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आपको उनका विजन बहुत क्लियरली पता चलता है। बिकॉज मेरे लिए वो जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके दिमाग में जो एक फिल्म है वो मुझे उसे जागृत करना है, मुझे उसको लेके आना है पर्दे के सामने। तो अगर मैं जब तक वो गैप ब्रिज ना कर पाऊँ तब तक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा 19-20 नहीं, वो 19 और रीडिंग में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होने का बहुत बड़ा फर्क। और नरेशन में भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप पूरी फिल्म का नरेशन लें, अपने किरदार का नरेशन। अच्छा, कोई ऐसे भी लेते हैं लाइक मुझे सिर्फ मेरा बताइए, वो भी होता ही होगा बिकॉज हाँ मतलब जल्दबाजी में अगर करना है तो, बट वो इसलिए मज़ा नहीं आता क्योंकि पूरी कहानी क्या है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ और हम इस फिल्म को क्यों बनाना चाहते हैं, वो अगर क्लियर है मेरे हिसाब से, देन इट्स अ गट फील डिसीजन क्या ओके आई थिंक आई विल हैव फन। सनी आपके लिए? ऑफ कोर्स आई एग्री विद देम, बट मेरे लिए नींव है कहानी। अच्छा, अगर आपकी कहानी, मैं अगर उससे रेजोनेट कर रहा हूँ उस कहानी से, तो दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। कहानी से रेजोनेट किया और फिर आप अपने रोल से रेजोनेट कर रहे हो। आई ऑल्सो थिंक क्या मैं अभी सक्षम हूँ ये करने के लिए, क्योंकि मुझे याद है मेरी पहले फिल्म में मैंने डायरेक्टर को बोल दिया था कि मैं तो तैयार नहीं हूँ। अच्छा, कि मैं रेडी नहीं हूँ अपनी पहली फिल्म के लिए, पहली फिल्म के लिए।
मैं FTI में पढ़ रहा था, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, उस बीच मिली थी, तो मैंने बोल दिया था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऑडिशन हुआ था, कोई बात नहीं, मैं श्योर हूँ, उन्होंने बोला, तो फिर श्योर हो गया, करना था वो, फिर यू गो 100%। बट आई सी दैट कि कई बार होता है, ऐसे रोल्स होते हैं कि आपको शायद और एक्सपीरियंस और तजुर्बे की ज़रूरत है। एक आधी बार ऑडिशन में भी मेरे साथ हुआ है कि जब मैंने एक टाइम पे ऑडिशन दिया था, मैंने किया तो सही किसी तरह, पर मैंने उस डायरेक्टर को बोला था कि आई एम इज फिट फॉर दिस रोल। इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं, और कई बार दूसरी तरीके की भी होती हैं कि रोल जैसे इन्होंने बताया, तो पहले आती कहानी विद यू, व्हेन यू रेजोनेट विद, फिर आता है आपका रोल, एंड देन आई थिंक पीपल आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैसा environment लाइक है अ फैमिली, Yeah. you have to be with All these them, things all yeah. these, हाँ, and मतलब I दिन can't के bring 12-14 घंटे सेम टीम के साथ 1.5 और महीने अगर रहना पसंद ना होता करते है। हो तो I can't और अच्छे एक्टर्स के साथ हाँ, मतलब इमोशन नहीं आएगा ना, नहीं तो हाँ। अगर माहौल लोग के साथ रेजोनेशन ही नहीं होगा, तो फिर हम लोग एक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, हाँ। हम लोग मतलब ऐसा बोलते कम है, बट वो नहीं, होता हमारा है। इमोशनल होना जरूरी इसलिए क्योंकि हमें बेचने भी इमोशन से भी तो हम लोग मशीन थोड़ी है। तो इसीलिए वो लोग भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो ये लिहाज से क्योंकि अगर आपने अपना रोल चूज किया किसी सर्टेन क्राइटेरिया की वजह से, उसके बाद फिर वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर की ग्रोथ अकेले नहीं होती है। वो पूरा ही मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, इसके साथ काम कर रहा हूँ, देयर इज सो मच ऑफ गिव एंड टेक। और अगर आप सिक्योर्ड एक्टर हैं, अगर आप जेन्युइनली पैशनेट एक्टर हैं, तो आपका ये जो क्लैरिटी ऑफ लर्निंग है ना, वो हमेशा रहेगी, और आप चाहे आपका नया एक्टर आपके साथ काम कर रहा हो, चाहे आपके साथ एक सीनियर एक्टर काम कर रहा हो, आप हमेशा सीखेंगे। हाँ, मुझे एक चीज़ पूछनी है, व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो पेट्रियाटिक फिल्म्स एंड पेट्रियाटिक शोज या नेशनलिज्म की जब बात होती है, हमेशा एज अ व्यूअर अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी ऑफ द फैक्ट कि यार व्हेन वी आर शोइंग लाइक यू नो इंडिया एंड अ नेबरिंग कंट्री, तो कहीं पे भी ऐसा ना हो कि ये जिंगोइस्टिक लगे। एक लाइन होती है जिसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी के अगेंस्ट करा जा रहा है या कैरिकेचरिस्ट दिखाया जा रहा है उन लोगों को। एज एन एक्टर जब आप लोग ऐसी आपके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो आप लोग इस चीज़ का कैसे ध्यान रखते हैं, लाइक कि यू नो एवरी कैरेक्टर इज फ्लेश्ड आउट, नो कैरेक्टर इज जस्ट देयर टू बी आई डोंट नो टू बी हेटेड ऑन इन अ वे, इस चीज़ का कैसे ध्यान रखा जाता है? एक तो ये है कि ये पूरा फिल्म मेकिंग जो है ना वो बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। पर ज़रूरी नहीं है कि पूरी टीम ऐसा माने। सबके अपने अलग तरीके होते हैं। अब स्क्रिप्ट बनने के बाद हमारे पास आती है, ऐसा तो है नहीं कि जी किसी ने जाम सोचा और तब से मुझे ऑन बोर्ड लिया कि चलो साथ में लिखते हैं। अगर मैं साथ में लिखता तो इस लेवल इसका मेरे पास कंट्रोल होता, पर जब स्क्रिप्ट आई है और उन्होंने एक टोन में स्क्रिप्ट लिखी है अगर किसी ने, फिर आप नरेशन लेते हो उसमें भी पता चलता है इनका नजरिया ये है। नाउ यू हैव टू सी दैट वेदर यू सी योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड और नो, दैट्स सिंपल। क्योंकि वो बदलना तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऑलरेडी सोच के रखा है, और एक कहानी को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अगर आप रेजोनेट करते हो इस तरीके में, इस वर्ल्ड में अपने आप को, तो ठीक है, नहीं तो फिर जनरली देन आई ऑप्ट आउट कि आई डोंट सी माई सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। फॉर यू अनु, आप लोग? नहीं, एब्सोल्युटली। देखो, जो बात की कि जब तक इसने भी गई कि जब तक आप व्यक्तिगत तौर पर भी रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुझे लगता है कि किरदार के तौर पर भी अगर वो जिंगोइज्म है और वो मेरे किरदार का जिंगोइज्म है और वो सच में किरदार वैसा है, तो मुझे उस किरदार को प्ले करने में कोई, इनफैक्ट मैं उसको इतनी ऑनेस्टी से प्ले करूंगा, क्योंकि अगर आप इनका किरदार देखें और इनका किरदार देखें, ये दो तरफा लोग हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम जॉब कर रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हारा डायलॉग भी है एक सीन में कि हम एक ही काउंटरपार्ट। तो दोनों अपनी जगह तो ऑनेस्ट है ना। अब वो जिंगोइज्म इनका हो या इनका हो, वो तो ऑनेस्ट ही है ना। तो जब तक किरदार का वो जो ऑनेस्टी है वो अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका मकसद, जैसा इन्होंने कहा कि पूरी कहानी सुनने में आपको अगर ये समझ में आता है कि मकसद क्या है, मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंटेंशन से इफ यू डोंट रेजोनेट देन इट डजंट मेक सेंस। आपके लिए सनी? I think they have said it all, and it should resonate at the end of the day. And वो अगर पर्पस या आपका मोटिव सही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना फिर उसका बनाने का। फिर वो बहुत बिखर जाता है यार, एक का एक सुर, दूसरे का एक सुर, तीसरे का एक सुर, और वो कनेक्ट भी नहीं करता। वो भी नहीं करता। ऑडियंस डेफिनेटली आपको 50 एग्जांपल मिल जाएंगे, ऑडियंस नहीं कनेक्ट करती और वो रिजेक्ट करती है। वन साइडेड का ऑडियंस थोड़ा कम, किसी भी साइड का हो। और मैं आपको जेन्युइनली बोलूं कि जैसे प्रतीक ने बोला था कि कोलैबोरेटिव, मैं अगर स्क्रिप्ट चलो ठीक ठाक है या सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन
बाकी चीज़ें जैसे कैमरा या डायरेक्शन या कुछ भी चीज़ गड़बड़ है ना, मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लूँ, कोई मतलब नहीं उसका। या फिर डायरेक्शन कितना भी कमाल कर लें और हम एकदम बिल्कुल फील ही नहीं कर रहे हैं, तो भी कोई मतलब नहीं है। और अगर हमने सब फील करके सब कुछ बढ़िया कर दिया, डायरेक्शन बढ़िया कर दिया है, उन्होंने जो जो फील वाले काट दिए, बाकी लगा दिए, तो इसीलिए आप अकेले नहीं बनाते हो, इट्स टुगेदर, इट हैज टू बी इन सिंक, the intentions have to be good, the passion have to be good. That's why the people are very important. who we ऑर्केस्ट्रा की associate तरह ही with. काम करना पड़ेगा इसमें तो। And I'm very proudly saying that is what has happened in this project. Yeah. We were so happy while we were shooting. We all were in sync. चाहे देर हो रही है, जल्दी हो रही है, वेट कर रहे हैं, लेकिन सबका मोटिव, सबका फोकस इसी बात पे था कि कैसे हम प्रोजेक्ट बढ़िया बना सकें। So उस एनर्जी में काम करने का ना मजा ही अलग होता है। फाइनल क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा हैवी है। व्हाट डज पेट्रियोटिज्म मीन टू यू? पेट्रियोटिज्म ये इतना अंदरूनी मामला है कि उसे मतलब मुझे लगता है कि ये फीलिंग है, फीलिंग है ना, फीलिंग को ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना उसका कोई पैरामीटर कुछ नहीं होता। इट इज़ अ फीलिंग, अ सेंस ऑफ ओनरशिप, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द लैंड, टू द नेशन, टू द पीपल। So I see patriotism in that way. अनूप आपके लिए? मेरे लिए आई थिंक एग्जैक्टली वो है, जैसे धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है ना, मेरी व्यक्तिगत चीज़ है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ या मैं कितना धार्मिक हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है, किसी को बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए लिए लगता है देशभक्ति भी वैसी है, मुझे किसी को दिखाने के लिए देशभक्ति नहीं करनी है। ये बहुत अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, ये बहुत पर्सनल है। मैं अपनी डे टू डे लाइफ में अपने धर्म को और अपने पेट्रियोटिज्म को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि मैं हर 2 घंटे में आपको जय हिंद करता रहूँ। हाँ जी, सनी? सही, आई ऑल्सो अग्री विद देम। मुझे ये लगता है कि डूइंग माई ड्यूटी और फॉलोइंग माई धर्म एंड माई कर्म टू माई फुलेस्ट is a part of patriotism. Absolutely. Keeping my moral, civic, all senses alive, taking care of my close ones, not hurting anybody around, doing good things for myself and being an inspiration in a society is patriotism for me. फिर मेरी चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे हम जवान हो, चाहे हम कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हो, चाहे हम किसी गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हो, चाहे हम एक्टर हो, तो अपना काम शिद्दत से करना, अपने आसपास के लोगों को परेशान ना करना, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना, आसपास के लोगों का ध्यान रखना, किसी को हर्ट नहीं करना। इफ वी फॉलो दैट, आई थिंक इट्स पेट्रियोटिज्म, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फीलिंग, वी डोंट नीड टू शो इट, दिखाना नहीं है कभी किसी को। On that very lovely note, thank you guys for speaking to me. Best of luck. Thank for you. Saraj. Thank you. Thank you.